नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आप सभी का स्वागत स्वयं के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में करती हूँ। आज हम अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज के 5th वीक मॉड्यूल डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म पर चर्चा करेंगे, यानी पंथ निरपेक्षतावाद पर विमर्श। इसके आज फर्स्ट लेक्चर कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को हम समझने का प्रयास करेंगे। पंथ निरपेक्षता की अवधारणा विषयक व्याख्यान को मैंने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम भारत में पंथ निरपेक्षतावाद की पृष्ठभूमि को समझेंगे। उसके बाद पंथ निरपेक्षता संबंधी जो अर्थ है पाश्चात्य देशों में और भारतीय संकल्पना, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो धर्म को पंथ दोनों को हमें देखना होगा कि क्या इसमें अंतर है। इसीलिए जो धर्मनिरपेक्षता शब्द पहले प्रयोग किया जाता था उसकी जगह अब पंथ निरपेक्षता शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सेक्ट शब्द से सेक्युलरिज्म बना है और सेक्ट से आपका पंथ आता है, ना कि धर्म। और फिर संवैधानिक प्रावधान जो कि भारत में पंथ निरपेक्षता संबंधित है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम जो चुनौतियां हैं भारत में पंथ निरपेक्षता के समक्ष उन पर चर्चा करेंगे। अब अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत में जो पंथ निरपेक्षता है वो हमारे इतिहास में गहरे रूप से समाई हुई है। गंगा जमुनी तहजीब हम बातचीत में भी करते हैं और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए 1857 की प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम से लेके भारत का स्वाधीनता संग्राम का जो पूरा सफर था 1947 तक, इसमें कोई भेद नहीं था। हर जाति भाषा धर्म के लोग मिलकर संघर्ष किए थे। और अगर हम बनारस में ही देखें तो हमारे अपने शहर में जिस प्रकार से ये संबंध जो है एक मजबूती से देख सकते हैं, जहां पर कृष्ण जी के वस्त्रों का निर्माण जो है हमारे मुस्लिम बंधु ही बुनकर करते हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसमें जो हिंदुत्व का संकल्पना है वो एक होलिस्टिक रिलीजन की बात करता है। होलिस्टिक यानी वो सबको समाहित करने वाली है। और आप अगर देखें तो हमारे भारत की जो प्राचीन परंपरा भी रही है, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग प्रजाति संजातीय राष्ट्रीयता के लोग आए और वो भारतीयता में समाते चले गए और हमने अपनी सहिष्णुता की परंपरा को अपनाते हुए ही उसको समाहित करते रहे। क्योंकि भारतीय कल्पना में देखें तो कि धारणात धर्म इत्याहु, धर्म जो है वो आपको धारण किए हुए हैं, जो आपके जीवन को सस्टेनेंस मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। यहाँ धर्म का अर्थ अपने दायित्व का निर्वहन करना है। ये कहीं भी सेक्ट या सेक्युलरिज्म या पंथ विशेष के जो रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस है वहां तक सीमित नहीं है। और अगर भारत में देखें तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, बाद में इस्लाम, फिर ईसाई धर्म, इन सब का धीरे धीरे भारतीय भूमि में आगमन हुआ और हमने अपनी सनातन यानी कॉन्टिन्यूटी उस सनातन परंपरा के अनुसार उनको अपने में समाते चले गए। तो धार्मिक सहिष्णुता जो है और विभिन्न अलग अलग पंथ को मानने वाले लोगों के सह अस्तित्व को स्वीकार करना ये हमारे मूल में नहीं थे। भले हम ये कह सकते हैं कि जो भारत में ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई है आज के समय में, उसको पंथ से जोड़कर संप्रदायवाद की समस्या जो मुखर रूप से सामने आ रही है, इसकी जो जड़ है वो हमें ब्रिटिश शासनकाल में देख सकते हैं। क्योंकि उसी समय जो फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ही भारत में अलग अलग पंथ के लोगों को अलग करने का प्रयास किया गया, जिसके तहत जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करने की कोशिश की गई आपके कॉलोनियल पीरियड में। मॉर्ले मिंटो एक्ट जो 1909 में पारित हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनकी ये मंशा थी। और उसका सबसे विभत्स रूप तो हम देख ही सकते हैं किस प्रकार विभाजन के रूप में हमारे सामने आया, इसको हम एक बहुत बड़ी मानव त्रासदी के रूप में भारतीय संदर्भ में देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें जो सेक्युलर टर्म की, तो थोड़ा वेस्टर्न नोशन में अगर हम इसको समझे, इसका मतलब इट इज सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, यानी आपका जो सेक्युलर वो व्यक्ति माना जाएगा जो कि धर्म से पूरी तरह अलग है। लेकिन भारतीय संदर्भ में तो धर्म तो आपका कर्तव्य से बताता है, वो कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। तो ये कैसे अलग हो सकता है? ये तो हमारे जीवन के हर क्षण से हमारे जुड़ा हुआ है। तो जहां पर हम बात करते हैं पाश्चात्य संस्कृति की, तो वहां पर
रिलीजन जो है वो प्योरली पर्सनल मैटर है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किस पंथ, किस पद्धति को, आस्था की पद्धति को अपनाते हैं, इसकी चर्चा करता है। और यहाँ जो रिलीजन है इसको सिविल अफेयर्स और स्टेट यानी नागरिक जीवन से और राज्य से पूरी तरह पृथक रखा गया है। और स्टेट को पूरी तरह से स्टेट और रिलीजन दो अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं, पूरी तरह से उनसे अलग रखा गया। और इसकी शुरुआत हम मध्यकाल में देख सकते हैं, जबकि आपका दो तलवारों का सिद्धांत के तहत एक आपके रिलीजियस हेड जो थे वो आपके पोप थे, और जो टेम्पोरल हेड्स जो सांसारिक प्रधान थे वो राजा थे। दोनों के बीच में जो आपका थियोरी ऑफ स्टेट की बात आती है, थियोरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स में आपके दो तलवारों के सिद्धांत के तहत जब थियोलॉजिकल हेड जो आपके पंथ धार्मिक प्रधान है, उन्होंने जब राजकीय मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया तो उसको एक गलत दृष्टिकोण से देखा गया। फिर वो संघर्ष होता है, फिर राष्ट्र राज्य की संकल्पना आते आते जो पंथ को और राज्य की व्यवस्था को अलग किया गया। तो वहां का जो रिलीजियस फैक्टर है, वहां रिलीजन का सेपरेशन एसेंशियल था, क्योंकि वहां अननेसेसरी अनड्यू इंटरफेरेंस हो रहा था रिलीजियन का स्टेट के मैटर में, और अनड्यू डोमिनेंस भी वो अपना क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ रिलीजन का सेपरेशन किया गया वेस्टर्न कंट्रीज में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल हर एस्पेक्ट में आपकी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र से आपके रिलीजन को पूरी तरह अलग रखा गया। तो जो सेक्युलरिज्म का मीनिंग उभर कर आता है वो आपके वेस्टर्न कंट्रीज में और भारत में पूरी तरह अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो है सनातन, और उसमें हम सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और सहिष्णुता की संस्कृति में विश्वास करते हैं, क्योंकि एक समरसता तभी उत्पन्न हो सकती है जब हम विविधता को स्वीकार करें, और विविधता ही जीवन को आनंदमय बनाती है। अब अगर हम इसके अर्थ और प्रकृति को समझना चाहे सेक्युलरिज्म की, तो इसमें दो प्रिंसिपल्स आते हैं जो वेस्टर्न, क्योंकि ये हमारे समाज की भी विडंबना है और कि अकादमिक जगत में जो ज्यादातर जो स्तरीय ग्रंथ है उनकी स्वीकार किया गया है, जो वेस्टर्न राइटिंग से उसको स्वीकार किया गया है। तो ये भी एक समस्या है, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में जहां भी हम रिलीजियन टर्म को देखते हैं तो उसकी शुरुआत जो है वेस्टर्न कंट्रीज के एक लिगेसी के तहत हम देखते हैं। तो सेक्युलरिज्म का जो कंसेप्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज में जब डेवलप होने लगा तो वहां सेपरेशन ऑफ रिलीजियन फ्रॉम पॉलिटिक्स की बात की गई, यानी सेक्युलरिज्म तब माना जाएगा जब हम धर्म को जो है पूरी तरह से राजनीति से अलग कर देंगे, रिलीजन को, क्योंकि जब भी हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो रिलीजन को हम राजनीति से अलग कर रहे हैं, और रिलीजन को प्योरली हम प्राइवेट मैटर मान रहे हैं जिससे राज्य का कोई सरोकार नहीं है। और ये जो सेक्युलरिज्म टर्म है इसकी शुरुआत भी जो है आप देख सकते हैं कि पाश्चात्य देशों में होता है, और जहां पर चर्च से राज्य को अलग रखना उसके मूल में ये तत्व निहित है। और कहीं ना कहीं ये जो टर्म है, ये टर्म जो है एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है रिलीजियस से, क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति है वो धर्म का वो आचरण करेगा, रिलीजियस माइंडसेट का है तो वो उसमें गहन रूप से जुड़ा रहेगा, और जो सेक्युलर है वो उससे कटा हुआ रहेगा। अब अगर इसमें हम देखें तो रिलीजन जो है वो अपोज नहीं है, एक तरह से देखें तो ये पूरी तरह से आपको सोसाइटी से डिटैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वेस्टर्न नोशन में अगर हम देखें तो यहाँ दिस इज अ डिवोर्स फ्रॉम ऑल रिलीजन, और यानी आपके पॉलिटिकल कंडक्ट जो है उनको कोई संपर्क नहीं रखना है धार्मिक मामलों से। इस दृष्टि से इसको समझाने का प्रयास किया है। उसी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में अगर हम सेक्युलरिज्म को और अच्छे से समझना चाहे तो उसके कुछ की फीचर्स हैं, कुछ प्रमुख लक्षण हैं, जैसे आपका रिलीजन और स्टेट के बीच में पूर्णतः पृथक्करण है, आपके रिलीजन के फ्रीडम की बात की जाती है, राज्य जो है न्यूट्रल रहे, तटस्थ रहे, और जो भी आपके रिलीजियस मैटर है उसमें राज्य हस्तक्षेप ना करे, सारे रिलीजन को वो इक्वल ट्रीटमेंट देने की कोशिश करे, रिलीजन का कहीं भी आपके गवर्नेंस में, पॉलिटिकल सिस्टम में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, और जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक है, जो कि दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते हैं, उनके राइट्स का संरक्षण होना चाहिए। उनके अधिकारों को संरक्षित करते हुए एक सामाजिक सहिष्णुता को विकसित करने का प्रयास इसमें किया गया। अब हम बात करते हैं अपने देश में जो पंथ निरपेक्षता की संकल्पना है, जिसका जड़ ही है आपका सर्वधर्म समभाव। इसका अर्थ है कि आपको सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान का भाव रखना होगा। तो यहां सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है।
यह सकारात्मक पंथ निरपेक्षता की नींव भी स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने रखी थी, क्योंकि यहाँ राज्य जो है उसको पूरी तरह से आपके धर्म से अलग नहीं किया गया है, बल्कि इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि सभी धर्म अवलंबी जो है वो उनको समान रूप से राज्य देखे, उनके साथ समान व्यवहार हो और एक समरसता की संस्कृति हमारे यहाँ पल्लवित पुष्पित हो सके। धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक सहिष्णुता और सद्भाव, इसको बनाए रखना ही इसका मूल मंत्र है। और इस प्रकार राज्य का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको भी बैलेंस करने की कोशिश की गई है कि धार्मिक मामलों में राज्य जुड़ेगा, लेकिन वो विविधता का सम्मान भी करेगा। जैसे हमारे देश में ब्रिटिश लीगेसी को ना फॉलो करते हुए हमने सेपरेट जो कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम को नहीं बनाया, हमने सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था नहीं की, लेकिन हमने आपके निजी लॉज जो है, आपके निजी कानून है, उनको महत्व दिया, पर्सनल लॉज में हमने स्थान दिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोटेक्टिव फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, जहां जरूरी है एक जो सेक्युलरिज्म का एक कॉन्टेक्चुअल सेक्युलरिज्म है। इस पर राजीव भार्गव भी बहुत अधिक बल देते हैं कि हमने कॉन्टेक्चुअल सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया है, यानी हमने संदर्भगत पंथ निरपेक्षता अपनाई है, जहां जिसकी आवश्यकता है, जो हमारे देशी व्यवस्था के अनुकूल है, जो भारतीय पृष्ठभूमि और देश की आवश्यकता के लिए जरूरी है, उसी व्यवस्था को हमने संविधान में अपनाया, फिर समाज में अपनाया, फिर कानून और नीतियों के माध्यम से धीरे धीरे हमने समाज को प्रदान करने का प्रयास किया। तो भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, हमने कोई ऑफिशियल किसी रिलीजन को तो धर्म इस तरह घोषित नहीं किया है। साथ ही जो धार्मिक जो बहुलता है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है, और इसी पृष्ठभूमि में ही हमें कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को भारतीय संदर्भ में समझना होगा, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म के दो डायमेंशन आ जाते हैं, वेस्टर्न और इंडियन, और इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। और जो राज्य कभी भी इन्वॉल्व होता है रिलीजियस मैटर में, तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, जैसे आप उदाहरण के लिए देख लीजिए जो सती प्रथा है। सती प्रथा एक तरह से किसी ना किसी पंथ से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन राज्य ने उसमें हस्तक्षेप किया, उसको एक असामाजिक कृत्य घोषित करते हुए उसके विरुद्ध कानून निर्मित हुआ, क्योंकि वो सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक था। ये अनुचित हस्तक्षेप नहीं था किसी पंथीय रीति रिवाज पर। अब बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो संवैधानिक रूप से कौन कौन सा संरक्षण जो है पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को प्रदान किया गया है, क्योंकि जो ये पंथ निरपेक्षता शब्द है, इसको भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि 1976 से पहले भारत पंथ निरपेक्ष नहीं था, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे देश में कि एक तरह से देखें तो हमारी पूरी लाइफ लाइन में वो पंथ निरपेक्षता थी, और स्वतंत्रता से पहले से लेके बाद में भी उस सिद्धांत को हम अपनाते रहे, भले ही उसका उल्लेख अलग से हमारे प्रियम्बल में नहीं किया गया था। फिर आपका अनुच्छेद 14 जो है वो कानून का समान संरक्षण और कानून के समक्ष सभी की समानता की बात करता है, जहां पे किसी प्रकार के पंथ के आधार पर कोई विभेद नहीं किया गया है। अनुच्छेद 15 जो है किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है, चाहे वो पंथ आधारित हो, जाति आधारित, धर्म आधारित, जाति, आपके जन्म स्थान, लिंग आधारित, हर प्रकार का भेदभाव का वो विरोध करता है। फिर अनुच्छेद 16 में जो उपखंड 1 है वो मानता है कि जो जितने भी सार्वजनिक रोजगार के अवसर है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नागरिकों के साथ नहीं किया जाना चाहिए, और सभी पंथ, भाषा, क्षेत्र के लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 25 भी इस बात पर बल देता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और सभी व्यक्ति को यह अधिकार हो कि वो स्वतंत्र रूप से अपने अंतःकरण की इच्छा और रुचि के अनुसार किसी पंथ का अनुसरण करे, उसका प्रचार प्रसार करे। अनुच्छेद 26 व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक संस्थानों को स्थापित कर सकता है, उनका रखरखाव कर सकता है, और उसकी जो भी आपके अफेयर्स है उसको मैनेज करने का भी पूरा राइट जो है व्यक्ति को है। अनुच्छेद 27 जो है इस बात को स्पष्ट करता है कि राज्य किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं करेगा कि वो किसी विशेष धर्म के प्रमोशन के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए कोई कर दे या किसी धार्मिक संस्था को कर दे, ये स्वेच्छा का विषय होगा। अनुच्छेद 28 जो है धार्मिक शिक्षा अगर किसी शैक्षिक संस्थान में प्रदान की जा रही है तो शिक्षा को आप अटेंड करेंगे कि नहीं, इसमें जो है छूट प्रदान करता है।
इसी प्रकार अनुच्छेद 29 जो है आपको सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करता है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को, कि अल्पसंख्यक अपनी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और रुचि के अनुसार जो है आज अपनी शैक्षिक संस्थानों को स्थापित कर सकता है, उसका रख रखाव कर सकता है। इसी तरह से वो अपनी संस्कृति के संवर्धन के लिए भी कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है कि वो अपने रुचि के अनुसार आपके शैक्षिक संस्थानों को स्थापित कर सकता है और उसके पूरे प्रशासन को चला सकता है। अब यहां बात आती है कि जो सरकार द्वारा स्थापित, मान्यता प्राप्त या और सरकार की सरकारी राशि से जो संस्था चल रही है, वहां किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी और ना किसी व्यक्ति को, छात्र को बाध्य किया जाएगा कि वो उस धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करे। लेकिन अगर कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था है, आप वो नागरिक जानकर उस शिक्षण संस्था में वो गया है, तो वहां अगर वो कोई शिक्षण इस प्रकार का प्रदान किया जा रहा है तो वो उसको ग्रहण करना होगा, क्योंकि वहां वो पहले से स्पष्ट है कि ये अल्पसंख्यकों का एक शिक्षण संस्थान है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एक केस आया था, जनहित याचिका दायर की गई थी आपके केंद्र विद्यालय का जो प्रेयर है असतो मा सद्गमया को लेकर, कि ये एक धार्मिक शिक्षा, ये धार्मिक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये तो कोई हिंदू धर्म या किसी, क्योंकि हर धर्म का जो निचोड़ क्या है, वो तो सभी को सद्भाव के साथ जीने की शिक्षा देता है, वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करता है, वो तो हर व्यक्ति एक अच्छा रोजगार मिले, एक शांति से जीवन यापन करे, प्रदूषण मुक्त एक अच्छा स्वच्छ वातावरण हो, वो इसी की, ये कुछ जो आपके एक कंजर्वेटिव माइंडसेट के व्यक्ति है जो कि पंथ के आधार पर लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करते। ये मामला था आपका असतो मा सद्गमया। तो असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया और मृत्युर्मा अमृतम गमया, ये जो प्रार्थना है ये किसी विशेष हिंदू धर्म की किसी देवी का प्रार्थना नहीं है। यहाँ तो असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाने की बात की जा रही है। तो इस जनहित याचिका पर न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप से प्रति उत्तर दिया कि नहीं, ये किसी विशेष धर्म का शिक्षा नहीं प्रदान कर रहा है, ये तो हमें एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक होने की बात कर रहा है। तो अगर ऐसी अच्छी शिक्षा किसी भी पंथ द्वारा दी जा रही है तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, और यही हमारी सनातन है जिसमें किसी विशेष धर्म का जो है कोई वर्चस्व नहीं है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 51A की, जहां पर की मूल कर्तव्यों की बात है। तो यहां भी नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वो सद्भाव का प्रचार करें और सब लोगों में एक भातृत्व की भावना हो, और उस भातृत्व की भावना में ऐसे मूल्यों को संरक्षित किया जाए जो कि हमारी उदात्त संस्कृति, सभ्यता के परिचायक है, जो हमारा रिच हेरिटेज है, जो हमारी मिलीजुली संस्कृति है, इसका जो प्रतिनिधित्व करता है, उन्हें हमें संरक्षित करना होगा। आप देख सकते हैं कि भारत में जो हमारा सेक्युलरिज्म है, इसकी अलग अलग जो मान्यताएं हैं उनको कैसे समाहित करते हुए हिंदुज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, पारसी, अलग अलग क्रिश्चियनिटी, सबको हमने समाहित किया है। और हमारा जो प्रस्तावना है वो भी स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि भारत एक सेक्युलर है, और यहाँ सेक्युलरिटी जो है एक पॉजिटिव फॉर्म में सबको एक दूसरे के साथ आत्मसात करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपनाने की बात करता है, अलग अलग मान्यताओं को और उसकी अच्छी बातों को। अब हम बात करते हैं इंडियन और वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म की। जो सेक्युलरिज्म का जब हम संकल्पना को समझ रहे हैं तो पंथनिरपेक्षता की संकल्पना में जो ये मूलभूत अंतर है भारतीय संकल्पना और पाश्चात्य संकल्पना की, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो भारतीय संकल्पना स्पष्ट रूप से कहती है कि हमें सभी पंथों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, और राज्य सामाजिक सुधार के लिए हस्तक्षेप कर सकता है किसी धर्म के मामले में, ये राज्य को अधिकार है, क्योंकि वो व्यक्ति के कल्याण और राज्य के सुधार के लिए काम कर रहा है, और सामाजिक सुधार उसका एक कर्तव्य है। लेकिन पाश्चात्य जो डेफिनेशन है उसमें स्ट्रिक्टली जो है स्टेट और रिलीजन को अलग रखा गया है। फिर बात आती है राज्य और आपके धर्म के संबंधों की, तो जो आपके तटस्थता की बात है, तो यहां तटस्थता उस प्रकार से नहीं है, तटस्थता है, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए जो है राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया, ये तो भी तो किसी एक पंथ की मान्यता थी जिसको गलत ठहराया गया, उसके लिए अस्पृश्यता अपराध को घोषित करते हुए उसके विरुद्ध अधिनियम बनाए गए। लेकिन अगर हम पाश्चात्य अध्ययन में देखें तो वहां पर किसी प्रकार से राज्य आपके रिलीजियस मैटर में इंटरवेंशन, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
फिर अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो हमारे यहाँ पूरी तरह से नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वो अंतःकरण की स्वतंत्रता के अनुसार वो किसी भी पंथ को मान सकता है। अनुच्छेद 25 इसको स्पष्ट करता है। लेकिन पाश्चात्य जो पंथ निरपेक्षता की संकल्पना है वो नागरिकों को बताता है कि वो ठीक है, उनको स्वतंत्रता है धार्मिक रूप से, लेकिन राज्य जो है वो किसी भी संस्था को नहीं यूज करेगा कि वो धार्मिक किसी मामले की प्रमोशन के लिए। फिर बात आती है सरकार की इसमें क्या भूमिका है। तो भारत में राज्य जो है हर धर्म को समान समझेगा और यहाँ पर जो है वो धार्मिक संस्थानों को सहायता प्रदान करता है, उनको आवश्यकता पड़ने पर धनराशि प्रदान करता है। लेकिन अगर हम पाश्चात्य देशों में देखें तो वहां पर राज्य कहीं से भी आपके वित्तीय रूप से किसी धार्मिक संस्था को किसी प्रकार का समर्थन नहीं करता है। अब अगर हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करें तो विशेष रूप से उनके अधिकार, विशेषकर अल्पसंख्यकों के अधिकार और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अनुच्छेद 29-30 संरक्षित करता है। लेकिन अगर हम पाश्चात्य संकल्पना देखें पंथ निरपेक्षता की, वहां अलग से कोई प्रावधान नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो पंथ निरपेक्षता की ये संकल्पना है, इसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। सबसे बड़ा जो आज की समस्या है कि पंथ को और राजनीति को आपस में मिला जुला दिया गया है। मतदाताओं को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, निजातीयता के नाम पर, पंथ के नाम पर पोलराइज किया जाता है, उनका ध्रुवीकरण किया जाता है। एक सांप्रदायिक राजनीति को निहित स्वार्थ समूह क्रिएट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है और उससे एक पंथ के समूह के लोग जो है एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिसाइजेशन होता है दूसरे ग्रुप के खिलाफ, एक प्रतिस्पर्धा मूलक राजनीतिकरण के तहत एक पंथ आगे बढ़ेगा कि दूसरा पंथ आगे बढ़ेगा, उसमें समाज का कल्याण, नागरिक का कल्याण, व्यक्ति का कल्याण, राष्ट्र का कल्याण कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और उस पंथ से जुड़े कुछ निहित स्वार्थ के पुंज का कल्याण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर अंत जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ते चले जाते हैं और कहीं ना कहीं ये इसका जो मैनिफेस्टेशन हम देख सकते हैं, कम्युनल रॉयट, सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं, ये इसका विविध रूप जो है हम देख सकते हैं। और एक जो बड़ी चुनौती है वो है आपका वोट बैंक रेडिकलाइजेशन। वोट बैंक की राजनीति के साथ जब इसको जोड़ा जाता है, चुनावी क्षेत्रों का इस प्रकार से सीमांकन किया जाता है कि किसी विशेष पंथ के व्यक्ति को मतदान किया जाए तो उसी विशेष पंथ के व्यक्ति को हर राजनीतिक दल उतारेगा। फिर इस तरह का जब आप पोलराइजेशन होगा, लोगों का ध्रुवीकरण होगा, तो निश्चित रूप से जो ये निहित स्वार्थ समूह है वो एक गलत प्रकार का दृष्टिकोण लोगों में व्याप्त करता है, क्योंकि आम व्यक्ति कभी भी पंथ के आधार पर जो है एक दूसरे का विरोध नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि अब आगे की राह क्या होनी चाहिए। अगर हम संकल्पनात्मक रूप से देखें तो जो वैश्विक जगत है, आज के इस वैश्विक जगत में सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हमें पंथ निरपेक्षता को पोषित करना होगा एक सकारात्मक रूप से, कि ये वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कार्य करे, ना कि इसको स्ट्रिक्टली राज्य की न्यूट्रलिटी के साथ जोड़ा हो जाए कि राज्य जो है भाई आप तटस्थ बने रहिए, किसी पंथ में अगर गलत आचरण है, किसी पंथ में अगर किसी महिलाओं का शोषण हो रहा है तो आप उसमें खामोश रहिए। ये राज्य का दायित्व नहीं है, क्योंकि राज्य का कर्तव्य है समाज का कल्याण, और समाज के कल्याण के लिए अगर किसी सामाजिक पंथीय मान्यता, रीति रिवाज, परंपरा में उसको हस्तक्षेप करना होगा तब वो करेगा, क्योंकि निरंतरता जरूरी है। निरंतरता के साथ परिवर्तन भी जरूरी है, क्योंकि वही समय की मांग है। तो आज के समय में जब हम एआई और स्पेस तक पहुंच गए हैं, तो अगर हम निहित स्वार्थों के साथ जूझ ना सके और संकुचित मानसिकता से पंथीय मामलों को देखें, तो इससे हम अपने राष्ट्र के उत्थान में कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि मूल्य आधारित शिक्षा को जो है उसको महत्व देना होगा, और ऐसी मूल्य आधारित शिक्षा वास्तव में हर धर्म में व्याप्त है। सभी धर्म व्यक्ति को अच्छा बनने के लिए कहते हैं। सभी धर्म कहते हैं कि जो वो आत्मा है, उस आत्मा का जो सच्चा रूप है, जो कि सत्य, जो कि न्याय, जो कि सही रास्ते पर चलने के लिए कहता है, उसका आचरण करे। तो हर धर्म की जो अच्छी बात है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, उसको हमें आत्मसात करना चाहिए, और इस प्रकार से जो तोड़ने वाली संस्कृति है उसको हटाकर जोड़ने वाली संस्कृति के साथ हमें अपने आप को जोड़ना होगा। और साथ ही हमें चिन्हित करना होगा कि कौन कौन से वो कॉमन फ्रेमवर्क है, कौन कौन से वो सामान्य मापदंड है जहां हम
जो है उन मूल्यों को साझा कर सकते हैं जो कि हमें इस बात की मान्यता देता है कि हाँ, हम अलग अलग विविधता को स्वीकार करते हुए आपस में सद्भाव के साथ रहे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे। सबकी अलग अलग विविधता है और विविधता ही हमारे राष्ट्र की एकता का परिचायक है। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, इस दृष्टि के साथ हमें इससे जुड़ना आवश्यक है। और साथ ही एक ऐसा वातावरण हो जिसमें कि आवश्यकता पड़ने पर हम एक तर्कमूलक रूप से अगर कुछ गलत मान्यताएं हैं उस पर प्रश्न करें, उसमें सुधार के लिए आवश्यक विधि लाए, उसके लिए अधिनियम हो, उसको लागू किया जाए और समाज भी अपनी चिंतन धारा को जो है समय के अनुसार परिवर्तित करे। और कुछ भी इस प्रकार का परिवर्तन अगर लाना है, पहले तो जागरूकता होना आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक सहमति निर्मित करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पेपर पर अगर अधिनियम बन गया और समाज ने स्वीकार नहीं किया तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए कोई भी नियम कानून जो है वो आपके ऑन पेपर बनने से पहले समाज उसको स्वीकार कर रहा है कि नहीं, लोग अपने व्यवहार में ला रहे हैं कि नहीं, ये जानना बहुत अधिक जरूरी है। और साथ ही हमें एक ऐसी संस्कृति को विकसित करना होगा जो कि सहिष्णुता को स्वीकार करता है। हमारी तो संस्कृति है ही, भारत हमेशा से ही सहिष्णुता की संस्कृति पर चलता आया है। जो बुद्ध की धरती रही है, जो गांधी की धरती रही है, तो वो तो उसको मानता ही आया है। और इस प्रकार जो यंग माइंड्स है, जो आज के नवयुवक है, वो समझे कि मूल मुद्दे क्या है, वो किसी विशेष राजनीति की तरफ अपने आप को एक लेके ना चले जाए, जो जिससे कि वो जीवन का जो उनका वास्तविक लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं उससे विरत होकर एक गलत राजनीतिक मानसिकता के अंतर्गत आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखिए तो हर सरकार का ये उद्देश्य रहता है कि वो समाज में प्रगतिशीलता लाए, वो समाज में उचित परिवर्तनों को स्थान दे और कहीं ना कहीं एक निरंतरता के साथ राष्ट्र को विकसित करे। तो अगर पंथ निरपेक्षता को ग्लोबलाइज वर्ल्ड में देखे, तो चाहे वेस्टर्न नोशन में देखे, इंडियन नोशन में देखे, किसी भी पर्सपेक्टिव में इसमें तभी जाके जो है इसका फर्दर डेवलपमेंट हो सकता है कि जो डिस्टेंस तो रहे, ठीक है, रिलीजन के मैटर में स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन जब रिलीजन जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सोसाइटी को, तब वहां पर इंटरफेरेंस जरूरी हो जाता है। अब मैंने इसमें आप लोगों के लिए एक गतिविधि प्रश्न रखा है। इसमें आपको भारतीय और पाश्चात्य जो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा है, इसको तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन करना होगा। क्योंकि एक तरह से देखो तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइनरी सब डिवीजन जो है हम देख सकते हैं वेस्टर्न और इंडियन नोशन में। तो उस बाइनरी सब डिवीजन को जो एक दो खंडों में बांट दिया गया है कि हम न्यूट्रलिटी को स्ट्रिक्टली मानते हैं, जो कि वेस्टर्न कहता है, और भारत जो है वो समरसता को मानता है। ऐसे कई पॉइंट्स है, आप इस पर विचार करिएगा। दूसरा जो आपके लिए प्रश्न है वो है कि क्या जो पंथ निरपेक्षता की संकल्पना है आज के आधुनिक जगत में, जो कि हम एक तरह से एक वैश्वीकृत दुनिया में जी रहे हैं, समय भी परिवर्तित हो रहा है, तो क्या आज भी आवश्यक है? क्या इसे बने रहना चाहिए? तो बने रहेगा तो इसके स्वरूप में क्या परिवर्तन होना चाहिए, इस पर भी आप विचार करिएगा। क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे समसामयिक मुद्दों पर, तब तक आप अपनी राय नहीं विकसित करेंगे और विद्यार्थी अपनी राय निर्मित करे, ये बहुत आवश्यक है। ये कुछ अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है और राजीव भार्गवा का जो ये एडिटेड बुक है सेक्युलरिज्म एंड इट्स क्रिटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूरा जो कंसेप्चुअल जर्नी है ये बहुत सिस्टमेटिकली बताता है। इसी के साथ इसमें मैंने इग्नू के 2 मटेरियल का लिंक शेयर किया है, जिसके तहत आप जो पंथ निरपेक्षता की पूरी अवधारणा है उसको स्पष्ट रूप से समझेंगे। और इस चीज का एकदम ध्यान रखिएगा कि जो सेक्युलरिज्म है ये सेक्ट शब्द से बना है। कई जगह इसके लिए उसका जो ट्रांसलेशन किया जाता है हिंदी में, वो धर्म निरपेक्षता किया जाता है, जो कि गलत है। ये पंथ निरपेक्षता होना चाहिए, क्योंकि धर्म एक बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि भारत में भारतीय जो संस्कृति में धर्म को किस दृष्टि से देखा गया है। और इसलिए अभी जो इस पहले जो व्याख्यान है इसमें हमें बस इस चीज को समझना होगा कि कैसे वेस्टर्न कंसेप्ट क्या है और इंडियन कंसेप्ट क्या है। दोनों को देखते हुए जो है आप इसमें सेक्युलरिज्म के एक्चुअल पर्सपेक्टिव और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें कौन कौन से नए डायमेंशन ऐड करना चाहिए, इस दृष्टिकोण से आप इसको समझिएगा। नमस्कार।